नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का flicky.com पे। मैं पंकज शर्मा। मैथमेटिक्स हम कर रहे हैं दोस्तों, जिसमें मेंसुरेशन पार्ट में केवल एक टॉपिक बचा है हमारा, जिसे हम एक्स्ट्रा या फिर आप विशेष या विविध प्रकार के नाम से जान सकते हैं, है ना। वो है हमारा क्या, बहुभुज। बहुभुज। चतुर्भुज हम पढ़े हैं, चतुर्भुज पढ़ा, त्रिभुज पढ़ा, ठीक है। इन सब में कितनी भुजाएं थी? त्रिभुज में 3, इसमें 4, ठीक। त्रिभुज में कितनी भुजाएं थी? 3 थी, इसमें 4 थी। 2D की बात कर रहा हूं मैं, 3D की बात नहीं कर रहा, 2D में, है ना। अब बात आती है कि अगर भुजाएं 4 से बढ़ जाएं तो, अगर भुजाओं की संख्या 4 से बढ़ जाए, 5 हो जाए, 6 हो जाए, 7 हो जाए, 8 हो जाए, 9 हो जाए, वहां क्या करेंगे? मान लीजिए मैंने ये एक आकृति बना दी, है ना। इसमें A, B, C, D, E और ये F, ठीक। ये कितनी भुजाएं होगी? 1 2 3 4 5 और ये 6 भुजाएं होगी। मान लीजिए मैंने ये आकृति बना दी, ये क्या हो गई आपकी? 5 भुजाएं, 1 2 3 4 5। इनको क्या कहेंगे? जहां भुजाओं की आकृति 3 से बढ़ जाए वो आपका बहुभुज कहलाएगा। 3 वाला त्रिभुज है, 4 वाला चतुर्भुज है, उससे जो ज्यादा है वो क्या है? बहुभुज, ठीक है। अब इनका एरिया अगर आपको फाइंड आउट करना आ जाए, आपको कहे कि इनका एरिया क्या होगा, पहली बात तो कि जनरली इनके एरिया नहीं पूछे जाते। फिर भी अगर वो पूछेगा तो कैसे हम सॉल्व करेंगे? इसमें भी एक विशेष केस बनता है ना। इसमें भी, बहुभुज में भी एक स्पेशल केस बनता है। स्पेशल केस कौन सा बनता है बच्चों? वो बनता है समषटभुज। समषटभुज क्या होता है? हेक्सागन होता है, हेक्सागन। कौन सा? बेंजीन वलय। जो बच्चे साइंस के होंगे वो रिलेट कर पाएंगे। जो बेंजीन वलय होती है ये आपकी हेक्सागन होती है, समषटभुज होती है ये, है ना, ठीक है। ये आपका विशेष केस है, इसे भी हम देखेंगे। इसके जो एरिया है, विकर्णों की संख्या क्या है। बेसिकली जो मेन क्वेश्चन बहुभुज में आते हैं वो आते हैं या तो आपके आंतरिक कोण, बाह्य कोण, विकर्णों की संख्या, इन पर आधारित, या फिर आपसे वो पूछेगा कि कितनी भुजाओं की संख्या है। इसके अलावा अगर वो हटके कुछ पूछेगा तो वो क्या पूछ सकता है? वो पूछेगा क्षेत्रफल या परिमाप। वो कैसे निकाला जाएगा, आज हम उसी की चर्चा करेंगे, ठीक है। देखो, हमारा जो टॉपिक है वो है दोस्तों बहुभुज। बहुभुज जैसा क्या नाम में है, बहुत भुजाएं हैं जिसकी, वो बहुभुज। पंचभुज, षटभुज, है ना, और उसके बाद अष्टभुज, सप्तभुज, नवभुज, 10 भुज, कितने भी भुजाएं हो जाए, 12 भुजाएं, 35 भुजाएं, 100 भुजाएं भी हो सकती है, सहस्त्र भुजाओं वाले हो सकते हैं। पुरानी कथाओं में एक नाम है, क्या नाम है दोस्तों? वो नाम है सहस्त्रार्जुन। एक योद्धा जिसने रावण को हराया था। 2-3 ही हैं वो, एक राम है, एक सहस्त्रार्जुन है और एक है बाली। तो सहस्त्रार्जुन कौन सा है? जिसकी सहस्त्र भुजाएं हैं, वो सहस्त्रार्जुन, ठीक है। छोड़ो, ये तो अलग बात है। हमारे जो काम की बात है वो यही है, बहुभुज। यहां हम सीखेंगे क्या क्या, कौन कौन सी चीजें सीखेंगे। पहला पॉइंट क्या? आंतरिक कोण। जैसे हम आयत में पढ़ते हैं या त्रिभुज में पढ़ते हैं, आंतरिक कोणों, है ना, कितने के हो सकते हैं। दूसरा बाह्य कोण। बाह्य कोणों का योग क्या होगा, कुल कितने डिग्री का हो सकते हैं बाह्य कोण। या फिर आपसे वो पूछेगा कि किसी एक बाह्य कोण का मान क्या होगा, है ना। तीसरा वो आपसे पूछ सकता है विकिरणों की संख्या।
डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। बहुभुज से अगर कभी क्वेश्चन आएगा तो बिल्कुल डायरेक्ट आएगा। सबसे जो उसका फेवरेट क्वेश्चन है ना, वो ये है विकर्णों वाला। विकर्णों की संख्या जानना वो एग्जामिनर को बहुत अच्छा लगता है ना। उसके बाद जो चौथा पॉइंट है वो आता है आपकी भुजाओं की संख्या, कि कितनी भुजाओं वाला बहुभुज है, भुजाओं की संख्या क्या है इसमें। इसके अलावा जो बचा है वो आपका पांचवा पॉइंट रहेगा परिमाप, जिसमें वो आपको बहुभुज का हो सकता है परिमाप पूछे, बाकी सीधा सीधा इसका कोई भी वो नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन कोई नहीं बनेगा परिमाप का। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि वो आपसे पूछे कि भैया सप्तभुज है, ठीक है, क्या है, सप्तभुज है और इसकी प्रत्येक भुजा समान है और प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, और आपसे पूछे कि परिमाप क्या है, नहीं पूछेगा, पहली बात। छठा पॉइंट जो इसमें बनता है दोस्तों, वो बनता है क्षेत्रफल का। परिमाप का अगर कहीं यूज आएगा तो वो क्षेत्रफल को फाइंड करने में आएगा, डायरेक्ट परिमाप का कोई यूज नहीं आएगा। लेकिन क्यों नहीं आएगा, बिल्कुल आसान है, सरल है। त्रिभुज में हम क्या करते थे, परिमाप निकालना है तो भुजाओं का योग, चतुर्भुज में क्या है, भुजाओं का योग, आयत में क्या है, भुजाओं का योग, है ना। ऐसे ही हमने और भी वृत्त देखा था, वो क्या है, कितना लंबा है, वो भुजाओं, है ना। बहुभुज में भी क्या है, भुजाओं का योग ही परिमाप होगा, है ना। कैसे होगा वो देखते हैं हम। हमारा जो मेन कंसर्न रहेगा, जिस पे हम ज्यादा फोकस करेंगे या जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, वो है आपका समबाहुभुज। जैसे समबाहु त्रिभुज होता है, तीनों भुजाएं समान होती हैं, वैसे ही समबाहुभुज होता है ऐसा बहुभुज जिसकी सारी की सारी भुजाओं की लंबाई क्या हो दोस्तों, समान हो, क्या कहलाएगा, समबाहुभुज कहलाएगा। कैसे, मान लो कोई 5 भुजाओं का है ना, ऐसी झोंपड़ी से बनाते हैं, 5 भुजाओं का है, अगर इसकी सारी भुजाएं समान हैं तो ये क्या कहलाएगा, समपंचभुज, ठीक है। अगर कोई 6 भुजाओं वाला है और उसकी 6 की 6 भुजाएं समान हैं तो वो क्या कहलाएगा, समषटभुज, समान 6 भुजाओं वाली आकृति, समषटभुज। बड़ी बड़ी बात यही हो गई। आगे चलते हैं कि ज्ञात कैसे करेंगे। कोई भी बहुभुज हो, कैसा भी बहुभुज हो, चाहे वो 5 भुजाओं वाला हो, चाहे 6 भुजाओं वाला हो, चाहे 7 भुजाओं वाला हो, है ना, कैसा भी हो, चाहे ये ऐसा 8 भुजाओं वाला हो, 8 भुजाओं वाला हो, चाहे ये हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि समान आकृति बने, सिमेट्रिक आकृति हो, सममित आकृति हो, जरूरी नहीं है, अजीब सी भी हो सकती है। मान लो ये आपको दे दे तो ये भी क्या है, बहुभुज ही है, इसकी भुजाएं ज्यादा हैं, 4 से ज्यादा भुजाएं हैं इसकी, तो ये बहुभुज ही है। अगर इसकी सारी भुजाओं की लंबाई समान है तो ये समबाहुभुज है। आकृति समान हो या ना हो, सममित हो या ना हो, फर्क नहीं पड़ेगा, पहली बात, ठीक है। अब बात आती है कि अगर हम इसके बाह्य कोण की देखें तो इसका बाह्य कोण जो भी होगा दोस्तों, कोई सा भी बहुभुज हो, सभी के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री ही होगा। कितना होगा, 360 डिग्री। चाहे कोई सा भी बहुभुज हो, पंचभुज हो, षष्ठभुज हो, सप्तभुज हो, अष्टभुज हो, नवभुज हो या 10 भुज हो, सभी की भुजाओं जो बाह्य कोण है, सभी के जो बाह्य कोण है उसका योग कितना होगा, 360 डिग्री। अगर मैं मान लूं यदि भुजाओं की संख्या n मान ली जाए, है ना, यदि हम मान लें कि हमारी जो भुजाएं हैं कितनी है, n भुजाएं हैं, 3 4 5 को छोड़ के हम क्या कह रहे हैं, n भुजाएं हैं, तो हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि n भुजाओं वाली किसी भी आकृति के बाह्य कोणों का योग क्या होगा,
360 डिग्री। अब बाह्य कोण होते कौन से हैं? ये जो बाहर जो कोण बन रहे हैं वो कौन से हैं? बाह्य कोण। कितना योग होगा इनका? 360 डिग्री ही होगा। ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला, ये वाला, ये वाला, है ना? कितने होंगे? 360 डिग्री। ठीक है, चल ये तो हो गई बात सिंपल सी। अब बात आती है कि आंतरिक कोण जो हैं वो कितने होंगे, उनका माप कितना होगा। तो दोस्तों आंतरिक कोण जितने भी हैं आपके पंचभुज में कितने आंतरिक कोण हैं? 1 2 3 4 5। 5 कोण। षष्ठभुज में 1 2 3 4 5 6। 6 आंतरिक कोण। ऐसे ही सप्तभुज में 7 और अष्टभुज में 8। जितने भी आंतरिक कोण हैं, जितने भी आंतरिक कोण हैं उनका योग n-2 इंटू 180 डिग्री होगा। कितना होगा? n-2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, ये क्या आ गया? आंतरिक कोणों का योग। कुल आंतरिक कोण कितने हैं? ये अगर समबाहुभुज है, अगर सभी भुजाएं समान हैं तो हम यहां से प्रत्येक कोण को निकाल सकते हैं। यदि वो कह दे कि सभी भुजाएं समान नहीं हैं तो दोस्तों हम प्रत्येक कोण को नहीं निकाल पाएंगे जब तक कि बाकी कोई कोण हमें ना दिए गए हों या एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हमारे पास ना हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये है षष्ठभुज है, मान लीजिए, है ना? अगर हम ये समान है सभी की तो हम निकाल देंगे क्या कि 6 - 4 गुना 180। कितने आ गए? कुल आंतरिक कोण आ गया 4 गुना 180। 18 चौके 72, 720 डिग्री। आंतरिक कोण कितने आ गए? कितने डिग्री का आ गया? 720 डिग्री का आ गया। ठीक है, लेकिन यदि ऐसा नहीं है, यदि ये समान बहुभुज नहीं है तो आंतरिक कोण तो यही आएगा, 720 ही आएगा कुल। लेकिन एक कोण कितने डिग्री का है, पर्टिकुलर ये एंगल कितने का है, ये आप नहीं बता सकते, नहीं बता सकते, ये आप नहीं बता सकते। इसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए यदि आपके पास बाकी कोई कोण दिए गए हों तब तो आप निकाल सकते हो, या आपके पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन दी गई हो कि भैया ये त्रिभुज बन जाएगा, ये चतुर्भुज बन जाएगा, यहाँ पर ये इतनी डिग्री पे काट रहा है, ऐसी कोई अतिरिक्त जानकारी होगी तो ही, है ना? हमारी एग्जाम की दृष्टि से ये सब बातें आपके काम की है नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों सिर्फ जो षटभुज है या समबाहुभुज है वही महत्वपूर्ण है ना? जब भी वो बात करेगा समबाहुभुज की ही करेगा, ऐसे नहीं करेगा, है ना? अगर वो आपसे एंगल जानना चाहता है तो वो आपको समबाहुभुज ही कहेगा, वरना वो एंगल की बात ही नहीं करेगा। पहली बात। चलो मान लिया कि समषटभुज है, समान बहुभुज है ना? समान भुजाओं वाला बहुभुज है, आंतरिक कोणों का योग आ गया। अब प्रत्येक आंतरिक कोण कैसे निकालेंगे? प्रत्येक आंतरिक कोण कैसे निकालेंगे? इसमें n का भाग दे देंगे दोस्तों, जितनी भुजाएं हैं उतनों का भाग दे देंगे, क्या आ जाएगा? प्रत्येक आंतरिक कोण हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, आंतरिक कोण की बात हो गई। यदि वो कहे कि बाह्य कोण, प्रत्येक बाह्य कोण कितना है, कुल कोण कितने हैं, योग कितना है, कुल कोणों का योग कितना है? 360। 360 में भुजाओं की संख्या का भाग दे दो, आपके पास प्रत्येक बाह्य कोण आ जाएगा। ये क्या है आपके पास? प्रत्येक बाह्य कोण, और ये क्या है? प्रत्येक आंतरिक कोण। हो गई बात। जरूरी बात एक ये है, जब हम ज्योमेट्री पढ़ेंगे वहां मैं आपको सरल रेखा वाला जो फंडा है वो बताऊंगा। सरल रेखा और कोण जो हम वहां से शुरू करेंगे, उसमें क्या कहा गया है कि कोई भी सरल रेखा जो है वो कितने डिग्री का कोण बनाती है? 180 डिग्री का। पहली बात, इसको अगर मैं ऐसे काट दूंगा तो इसका ये कोण और ये कोण बराबर होंगे, है ना? ये सिर्फ आपको ये चीज समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि आंतरिक कोण और बाह्य कोणों का योग जो है वो 180 डिग्री होता है।
क्यों होता है? देखो, सरल रेखा का जो है वो कितना है, सरल रेखा वाला जो है वो कितना है भैया 180 डिग्री। इसको मैंने काट दिया, ये कोई एंगल बन गया। अब ये 180 में से मान लीजिए ये कितना है x, ये कितना हो जाएगा 180 माइनस x, यही तो होगा, सिंपल जोड़ भाग है। अगर मैं इसका त्रिभुज बना दूं तो ये क्या हो गया, ये एक आकृति हो गई त्रिभुज, जो ये तो इसका आंतरिक कोण हो गया, लेकिन ये क्या हो गया बाह्य कोण। इस तरीके से आंतरिक कोण और बाह्य कोण का योग क्या हो गया दोस्तों 180 डिग्री। ठीक है, जरूरी चीजें हैं ये और ये, इन्हीं से वो आपसे हो सकता है आपको कुल आंतरिक कोण का माप देकर आपसे भुजाओं की संख्या पूछ ले, आपको कुल आंतरिक कोण या बाह्य कोण देकर आपसे पूछ लिया जाए कि भैया विकिरणों की संख्या क्या है ना। इसी तरीके के क्वेश्चन बनेंगे। आगे चलते हैं, आगे वाली स्लाइड में देखते हैं 2-3 चीजें और हैं जो मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन होता है एग्जामिनर का बहुभुज में, वो ये है बहुभुज के विकिरणों की संख्या चेक कैसे करोगे। एक बनाओ त्रिभुज, एक बनाओ चतुर्भुज। ठीक, बना लिया। इस त्रिभुज में भुजाओं की संख्या क्या है 3 है, लेकिन क्या इसमें कोई विकिरण है क्या, इसका कोई भी विकिरण नहीं है। इसमें विकिरण कितने हैं 0। चतुर्भुज में कितने विकिरण होते हैं भैया 2। कितने होते हैं 2 विकिरण होते हैं, है ना, होते हैं, पढ़ रखे हैं आपने कैसे होते हैं, अब पता लगेगा। यहां n भुजाओं की संख्या है। जब मैं त्रिभुज की बात करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा 3 गुना 3 माइनस 3 बटे 0 2 बराबर 3 गुना 0 बटे 2 यानी कि 0। कितने विकिरण आए त्रिभुज में 0, यहां से आया। अगर मैं चतुर्भुज की बात करूं तो मैं करूंगा 4 गुना 4 माइनस 3 बटे 2 बराबर 4 गुना 1 बटे 2 बराबर 2। कितने विकिरण हैं चतुर्भुज के 2। कोई सा भी चतुर्भुज हो, कैसा भी चतुर्भुज हो, विकिरणों की संख्या 2 ही रहेगी। बहुभुज में निकालने के लिए बहुभुजों कितनी भुजाओं का है वो आकृति, वो गुणा उसमें से 3 घटा कर क्या कर देंगे 2 का भाग दे देंगे, हमें क्या मिल जाएगा विकिरणों की संख्या। ठीक है, वेरी गुड, सरल सरल बात हो गई यहां तक। चतुर्भुज में हम अगर परिमाप की बात करें, देखिए त्रिभुज और चतुर्भुज में साथ में इसलिए आपको लेके चल रहा हूं ताकि आपको वो कंफ्यूजन ना रहे, आपकी अच्छी से समझ में आ जाए। ऐसा ही एक बहुभुज बनाते हैं 6 भुजाओं वाला, है ना। इसमें हमने क्या किया, ये A है, ये B है, ये C है, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। ये आयत मत मानो, ऐसा मत मानो कि आयत है, कोई सा भी चतुर्भुज हो सकता है ना। ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये E है, ये F है। भुजाओं की लंबाई। अगर मैं परिमाप की बात करूंगा तो इसका परिमाप क्या होगा A प्लस B प्लस C। चतुर्भुज का परिमाप क्या होगा A प्लस B प्लस C प्लस D। ठीक है, इसी तरीके से बहुभुज का परिमाप क्या हो जाएगा, जितनी भी भुजाएं हैं उनका योग क्या हो जाएगा, जितनी भी भुजाएं हैं उनका योग। A B C D E और F को अगर हम जोड़ देंगे हमें क्या मिल जाएगा, चतुर्भुज का बहुभुज का परिमाप। ठीक है, यदि ये बहुभुज सम बहुभुज हो, इसके सभी भुजाओं की लंबाई समान हो, तब क्या हो जाएगा, ये भी A है, ये भी A है, ये भी A है, ये भी A है, ये भी A है और ये भी A है। कितनी भुजाएं हो गई, क्या भुजाओं की संख्या गुणा भुजा की लंबाई या भुजा की माप, ये क्या देगा आपको परिमाप। सम बहुभुज में ये आपको परिमाप देगा। अगर विषम बहुभुज है, भुजाओं की लंबाई समान नहीं है, तब क्या करेंगे हम भुजाओं की अलग अलग निकाल के जोड़ देंगे, हमको क्या मिल जाएगा परिमाप। भुजाओं की संख्या हमने क्या मानी है n, भुजा की लंबाई हमने क्या मानी है a, परिमाप हमारा क्या आ गया
n गुना a। परिमाप क्या आ गया दोस्तों, पेरीमीटर n गुना a। परिमाप हमारा क्या है, n गुना a। ठीक है, ओके है, बिल्कुल सही। अब बात आती है क्षेत्रफल की। परिमाप और क्षेत्रफल दोस्तों आपको मैं बता दूं, अगर पेपर अच्छे लेवल का आएगा तभी पूछेगा, वरना नहीं पूछेगा। यहां तक ही सीमित रहेगा, यहां तक ही सीमित रहेगा, विकिरणों की संख्या तक ही सीमित रहेगा। ठीक है, चलो इसे हटाते हैं। अब बात करते हैं हम क्षेत्रफल की। किसकी बात करते हैं, क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल को निकालने के लिए दोस्तों दो चीजें हैं, एक अंतःवृत्त, वही त्रिभुज वाला, चतुर्भुज वाला उसी प्रकार का। दूसरा बाह्यवर्त या परिवर्त, है ना, की त्रिज्या। जैसा उनमें होता था वैसा ही अंतःवृत्त और परिवृत्त दोस्तों बहुभुज में बनेगा, कुछ अलग नहीं बनेगा। परिभाषा अंतःवृत्त की या परिवृत्त की बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहती है क्या, कि अंतःवृत्त वो होगा जो किसी बहुभुज की सभी भुजाओं को क्या करे, स्पर्श करे अंदर से। परिवृत्त क्या होगा, जो उसके सभी बाहरी शीर्ष को क्या करे, स्पर्श करे, काटेगा नहीं, स्पर्श करेगा। अंतःवृत्त और परिवृत्त वही रहेगी परिभाषा, वही रहेंगे ये, है ना। मान लीजिए ये है आपके पास ये, तो ऐसा एक वृत्त जो इसको भी टच करे, इसको भी करे, इसको भी करे और इसको भी करे, इसको भी करे, क्या हो गया, अंतःवृत्त हो गया। इस अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होगी r होगी, स्मॉल r। अब ऐसा वृत्त जो बाहर से इन सभी को टच करे वो क्या हो जाएगा, परिवृत्त। उसकी त्रिज्याएं क्या हो जाएंगी, बड़ा r हो जाएगा, है ना। क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको या तो अंतःवृत्त चाहिए या परिवृत्त चाहिए, दोनों में से एक त्रिज्या आपको चाहिएगी ही चाहिएगी। क्षेत्रफल कैसे निकलेगा दोस्तों, क्षेत्रफल क्या होता है बहुभुज का, 1/2 गुना बहुभुज का परिमाप। क्या, बहुभुज का परिमाप गुना क्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या। ठीक, क्या होगा, 1/2 गुना परिमाप गुना अंतःवृत्त की त्रिज्या। क्या लिखेंगे हम इसे, 1/2 गुना पी गुना आर। अगर पी को हम खोल के लिख दें, n गुना a लिख दें। n क्या है, भुजाओं की संख्या, a क्या है, भुजा की माप, r क्या है, अंतःवृत्त की त्रिज्या। ये आपको क्या देगा, इन दोनों का गुणनफल, बहुभुज का क्षेत्रफल। ठीक, अब बात आती है कि अगर हम इसको परिवृत्त के रूप में लिखना चाहें, परिवृत्त की त्रिज्या के रूप में लिखना चाहें, तब कैसे लिख सकते हैं। देखो ये फार्मूले याद रखना भैया, बिल्कुल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही आएगा और इसके अलावा कुछ नहीं पूछेगा। ठीक है, मान लीजिए ये कोई बाह्यवृत्त है, क्या बनाया हमने, बाह्यवृत्त बनाया। ठीक, इसके हम अंदर कोई समान भुजाओं, ये सभी के सभी किसके लिए है, समबाहुभुज के लिए है। जिसकी भुजाओं की लंबाई क्या हो, समान हो। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हमने ये कर दिया, ये कर दिया और ये कर दिया। ठीक है, पंचभुज बन गया समान भुजाओं वाला। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक ऐसा सर्कल बनाए जो अंतःवृत्त की तरह काम करे, है ना। बन गया, बिल्कुल ठीक है। इसको थोड़ा सा गोलाई में ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये आ गया सेंटर ओ। ये क्या है, आपकी अंतःवृत्त की त्रिज्या r। ठीक, ये क्या है, आपकी परिवृत्त की त्रिज्या, क्या, कैपिटल R। चाहे सप्तभुज हो चाहे
अष्टभुज हो, चाहे पंचभुज हो, चाहे षष्ठभुज हो, सभी में आकृति ऐसी ही बनेगी, कंफ्यूज मत हो जाना। क्यों बनेगी भैया? इसलिए बनेगी क्योंकि अंतःवर्त भुजाओं को टच करेगा और जो परिवर्त है वो किनारों को टच करेगा, तो आर और आर ऐसी ही आएंगी। ठीक, ये पूरी भुजा की लंबाई क्या थी? ए थी। स्पर्श यहां कर रहा है, मध्य भाग में ही करेगा। ये क्या हो गया? a/2 हो गया। क्या हो गया? a/2 हो गया। ये a/2 हो गया, ये r हो गया, ये r हो गया। अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए ये r किसके बराबर होगा? त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्यों बनता है अब ये भी बता देता हूं आपको। यहीं के यहीं किसी भी वृत्त को स्पर्श करने वाली कोई रेखा उसको स्पर्श रेखा कहलाती है, और त्रिभुज की त्रिज्या उस स्पर्श रेखा पर 90 डिग्री का क्या बनाती है दोस्तों? कोण बनाती है। तो ये कोण 90 डिग्री का ही होगा हमेशा। अंतःवृत्त जहां भी किसी भी बहुभुज को त्रिभुज को टच करेगा वहां 90 डिग्री का ही कोण बनेगा। ठीक है, चल पाइथागोरस प्रमेय लगेगी इसके अंदर। इसके अंदर जब आप पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तब आपको क्या मिलेगा दोस्तों? आपको मिलेगा r² किसके बराबर होगा? स्मॉल r² माइनस प्लस a/2 की स्क्वायर। बस यहां से इस r को हटा दो, क्या आ जाएगा? ये r² क्या आ जाएगा? r² माइनस a/2 की r²। अब मुझे क्या चाहिए? r चाहिए सिर्फ, तो मैं क्या करूंगा? अंडर रूट कर दूंगा। अंडर रूट कर दूंगा तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा? अंडर रूट। बेसिकली हमने क्या किया है? इस r की जगह हमने ये वैल्यू रख दी। अगर वो आपको परिवर्त की त्रिज्या दे रहा है तो आपको कौन सा फार्मूला लगेगा? ये फार्मूला लगेगा। बस सिंपल। ठीक, समझ गए? कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यहां तक हमने क्या देखा है? अंतःकोण कितने होते हैं? n-2 गुणा 180 अंतःकोणों का योग। प्रत्येक अंतःकोण उसमें n का भाग दे दो। वो पूछे बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री रहेगा, कोई सा भी बहुभुज हो उसमें। अब हमको क्या करना है? प्रत्येक बहुभुज प्रत्येक जो बाह्य कोण है वो निकालना है। तो क्या करेंगे? n का भाग दे देंगे, 360/n हो जाएगा। ठीक है, विकिरणों की संख्या बात पूछेगा आपसे, तो विकिरणों की संख्या कैसे निकालेंगे? n गुना n-3/2। n क्या है? यहाँ पर भुजाओं की संख्या है। कोई भी बहुभुज होगा उसकी भुजाओं की संख्या क्या होगी? n होगी। ठीक है, वेरी गुड। उसके आगे चले, परिमाप आया। परिमाप क्या आएगा? किसी भी बहुभुज की सभी भुजाओं का योग, परिमाप। ठीक है, अब उसके बाद अंतःवृत्त की त्रिज्या ये होगी, बाह्यवृत्त की त्रिज्या r होगी, क्षेत्रफल 1/2 गुना p गुना अंतःवृत्त की त्रिज्या r। अब r चाहे सीधी लिख दो चाहे इस फॉर्म में लिख दो, आपकी मर्जी, या एग्जामिनर जो चाहता है वो। ठीक है, ये कुछ बेसिक सी बातें हैं बहुभुज के लिए, बिल्कुल बेसिक वाला है। एक्स्ट्रा बहुत अलग इसमें कुछ भी नहीं है ना। ऐसा नहीं है जो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, या ऐसा नहीं है जो आपके बिल्कुल दिमाग से बाहर की बातें हैं, है ना, वो नहीं। बिल्कुल बेसिक सी चीजें हैं। इसके ऊपर मैं विशेष एक तो ये, और दूसरा इसके जो अंतःकोण है ये दो जो टॉपिक हैं दोस्तों, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन बहुभुज के बनते हैं, बहुत सारे एग्जामों में बनते हैं, है ना। यहाँ तक कि सीजीएल में भी विकिरणों की संख्या बिल्कुल सीधी सीधी बहुत बार पूछी गई है। ठीक है, चलो ये तो हो गया। इसका एक स्पेशल केस है समषट्भुज। वो क्या होता है, कैसे होता है, वो हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले बहुभुज के कुछ क्वेश्चन हैं, 5 या 6 क्वेश्चन, वो हम देखते हैं कि बहुभुज के क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। वहां हमने ये नहीं लिखा कि वो षटभुज है, पंचभुज है, सप्तभुज है या अष्टभुज है ना, कुछ भी हो सकता है।
अभी फाइंड आउट करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन लेते हैं कि किसी समबाहुभुज का बाह्य कोण 36 डिग्री है, भुजाओं की संख्या ज्ञात करो। आपको बताना है कि वो बहुभुज कितनी भुजाओं वाला है। हमें पता है कि बहुभुज में क्या होता है, बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना जाता है दोस्तों, बाह्य कोणों का योग क्या जाता है बहुभुज का, 360 डिग्री जाता है। प्रत्येक कोण कितना होता है, बाह्य कोण, प्रत्येक बाह्य कोण कितना होता है भैया, 360 डिग्री बटे n, यही होता है। हमें दिया गया है 360 बटे n का मान कितना है, 36 डिग्री है। 360 बटे n इज इक्वल टू 36 डिग्री। n की वैल्यू क्या आ गई, 360 बटे 36 डिग्री कितना आ गया, 10। कितनी भुजाएं हैं बहुभुज की, 10 भुजाएं। ऐसे इतने आसान आसान क्वेश्चन हैं बहुभुज के, समझ गए। बहुभुज के क्वेश्चन क्या हैं, बहुत ही आसान आसान। चलो देखो, किसी समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होगी यदि इसके आंतरिक कोणों का योग क्या है दोस्तों, 1260। अभी हम पढ़ के देखे हैं क्या कि आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, आंतरिक कोणों का योग, बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग क्या होता है दोस्तों, n-2 गुणा 180, यही होता है। फार्मूला हमने यही पढ़ा है ना, मैंने कहा था इंपॉर्टेंट है। कितना है ये एग्जाम क्वेश्चन में कितना दिया गया है, 1260 डिग्री। ठीक, कर दो सॉल्व। n क्या है यहाँ पर, भुजाओं की संख्या, ठीक है ना, नंबर ऑफ जो उसके आर्म है वो, ठीक। साइड 180 गुना n माइनस 180 गुना 2 करोगे तो 360 डिग्री बराबर क्या है, 1260 डिग्री। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 180 n बराबर कितना आ जाएगा, 1260 प्लस 360 यानी कि 1620 डिग्री। 180 डिग्री गुना n कितना आ गया, 1620 डिग्री। अब यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 1620 डिग्री बटे 180 डिग्री यानी कि 9। कितनी भुजाएं हैं बहुभुज की, 9 भुजाएं हैं। कितनी भुजाएं हैं, 9 भुजाएं। बस इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन इजी ही है। समस्या बच्चों को कहाँ आती है कि वो बहुभुज पे ध्यान नहीं देते, छोड़ देते हैं कि यार चतुर्भुज पढ़ लिया, आयत पढ़ लिया, वृत्त पढ़ लिया, अब क्या है। नहीं, ध्यान दो, बिल्कुल हल्का सा टॉपिक है और कई बार आपके एग्जाम में आपको 2 नंबर बहुत ही फ्री के दे जाएगा, ये है ना। महत्वपूर्ण कौन सा है, सिर्फ ये और विकर्णों की संख्या, बस। हालांकि क्वेश्चन हम करेंगे क्षेत्रफल वाले भी, लेकिन महत्वपूर्ण पॉइंट आपके बहुभुज में 2 ही हैं, ठीक है ना। चलो, किसी बहुभुज के आंतरिक व बाह्य कोणों का अनुपात कितना है, 5:1 है। इसकी भुजाओं की संख्या क्या होगी। ये एक चीज जो थी, क्या पढ़ी थी हमने कि किसी बहुभुज का आंतरिक कोण प्लस बाह्य कोण कितना लिखा था दोस्तों, 180 डिग्री लिखा था ना, 180 डिग्री लिखा था। हमको ये पूछ रहा है इसकी भुजाओं की संख्या क्या होगी, मतलब हमें n निकालना है। पहली बात, n कहां से निकल सकता है, या तो हमारे पास आंतरिक कोण हो या बाह्य कोण हो, कुल, है ना। कुल बाह्य कोण आंतरिक कोण निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां से हमें देखना पड़ेगा कि भैया बाह्य कोण तो फिक्स ही रहता है, 360 डिग्री ही रहता है,
360 डिग्री रहता है ना। हम क्या करेंगे, बाह्य कोण निकालेंगे यहाँ से। मान लो हमने आंतरिक कोण निकाल भी लिया, हमने यहाँ से आंतरिक कोण निकाल भी लिया, वो प्रत्येक आंतरिक कोण आएगा, एक आंतरिक कोण आएगा ना। कुल आंतरिक कोण कैसे निकालोगे उससे, आपके पास तो n है ही नहीं, n ही तो आपको निकालनी है। इसलिए जरूरी क्या हो जाएगा यहाँ, बाह्य कोण निकालना। क्यों, हमें पता है बाह्य कोण की वैल्यू होती है फिक्स 360 डिग्री। हम क्या करेंगे, यहाँ से बाह्य कोण निकालेंगे, उसको 360 में भाग देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगी, भुजाओं की संख्या। क्या बोल रहा है, 5:1 आंतरिक कोण और बाह्य कोण का अनुपात। आंतरिक कोण को अगर मैं आंतरिक कोण अनुपात बाह्य कोण, है ना, ऐसे लिख दिया। चलो कितना है, 5:1, 5:1, ठीक है। कितना है, 5:1। रेशियो को हटा दो, मान लो ये 5x है और ये कितना है, x। आंतरिक कोण बाह्य कोण आ गए। मान लिया हमने कि बाह्य कोण x है तो आंतरिक कोण कितना हो गया, 5x। वैल्यू कहाँ पुट कर दो, यहाँ पर, यहाँ वैल्यू पुट कर दो। क्या आ जाएगा, 5x प्लस x बराबर कितना, 180 डिग्री। 6x बराबर कितना आ गया दोस्तों, 180 डिग्री। x की वैल्यू आ गई 180/6 यानी कि 30 डिग्री। बाह्य कोण कितना आ गया, 30 डिग्री। बाह्य कोण कितना आ गया, 30 डिग्री। कितना, 360 डिग्री। क्या है, कुल बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री। उसमें एक बाह्य कोण का अगर मैं भाग दे दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, n मिल जाएगा। क्या मुझे यहां से n मिल जाएगा, भुजाओं की संख्या मिलेगी ना। क्यों, क्योंकि हमने क्या किया था, 360 डिग्री बटा n किया था, तो हमको क्या मिला था, बाह्य कोण। बाह्य कोण हमारे पास है, हमें क्या चाहिए, भुजाओं की संख्या। n बराबर कितना आ गया दोस्तों, 12। बहुभुज की भुजाएं कितनी हो जाएंगी, 12 हो जाएंगी। ठीक है, सही है यहां तक, कोई समस्या किसी तरीके की। मेरे हिसाब से यहां तक आपको कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। चलें आगे। आगे देखो क्या है, किसी बहुभुज के बाह्य कोण का मान 60 डिग्री है, इसके विकिरणों की संख्या ज्ञात करो। हमें ज्ञात क्या करना है, विकिरणों की संख्या। विकिरणों की संख्या निकालने का हमारे पास जो फार्मूला है वो क्या है, n × n-3/2। उसके लिए हमें क्या चाहिएगा, n चाहिएगा, भुजाओं की संख्या चाहिएगी। तो यहाँ से भुजाओं की संख्या निकालो बाह्य कोण से। बाह्य कोण से भुजाओं की संख्या क्या, 360 डिग्री बटा n बराबर 60 डिग्री है। तो n बराबर क्या आ गया, 360/60 यानी कि 6 भुजा। कितनी भुजाएं हैं, 6 भुजाएं। विकिरणों की संख्या निकाल दो यहां से। विकिरणों की संख्या क्या आ जाएगी भैया, विकिरणों की संख्या n-3/2। 6 3/2, तो 3 × 3 यानी कि 9 विकिरण। कितने विकिरण हो जाएंगे भैया, 9 विकिरण हो जाएंगे। ओके है, कितने विकिरण आ जाएंगे इसमें, 9 विकिरण। आपको वो एग्जामिनर क्या पूछ सकता है, सीधा सीधा कि किसी षटभुज में विकिरणों की संख्या क्या होगी, किसी पंचभुज में विकिरणों की संख्या क्या होगी, या फिर आपको बोल देगा कि किसी बहुभुज में विकिरणों की संख्या ये है, बताओ कि इसमें भुजाओं की संख्या क्या होगी। या फिर आपको बोल देगा कि किसी बहुभुज में विकिरणों की संख्या इतनी है, उसका प्रत्येक आंतरिक कोण क्या होगा या प्रत्येक बाह्य कोण क्या होगा। इस तरीके के क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकता है। ठीक है ना। चलो 5वां क्वेश्चन देखते हैं। किसी बहुभुज में विकिरणों की संख्या 35 है, इसकी भुजाओं की संख्या ज्ञात करो। विकिरणों की संख्या क्या होती है, n × n-3/2 बराबर 35, यही होती है।
कर दो सोल्व। n माइनस 3 इज इक्वल टू 70। क्या 70। n स्क्वायर माइनस 3n बराबर कितना आया 70। n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 70 बराबर 0। पहली बात तो ये ऑप्शन से यहीं से सॉल्व हो जाएगा। ऑप्शन जो आपके पास है, ऑप्शन में वैल्यू पुट करो, आंसर आपको मिल जाएगा। दूसरी बात, अगर आपको कंफ्यूजन है कि यहाँ पर 35 कैसे आएगा, या फिर यहाँ पर देख लो कि यहाँ पर 70 कैसे आएगा, तो 70 के गुणनखंड करके देख लो 70 कैसे हो सकता है। 35 दूना 70 हो सकता है, 10 साता 70 हो सकता है, 14 पांजे 70 हो सकता है। लेकिन उनमें से एक भी गुणनखंड आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें 3 का अंतर हो, सिवाय किसके 10 और 7 के। तो भुजाओं की संख्या क्या हो जाएगी 10। सिंपल, यहीं से पता लग जाएगा आपको। तो आपको चाहिए 70, यहाँ 10 रखो, यहाँ 10 माइनस 3 7। 7 क्यों नहीं हो सकता, यहाँ 7 रखोगे तो 7 माइनस 3 करना पड़ेगा आपको, तो 7 तो होगा नहीं। ऐसे सॉल्व कर लो, नहीं तो n कॉमन आ जाएगा, n माइनस 3 बचा, n स्क्वायर माइनस गुना करने पर 3 और जोड़ने पर 3 और गुना करने पर 70, 10 साता 70, तो माइनस 10n प्लस का 7n माइनस 70 बराबर 0। ठीक है, n माइनस 10, यहाँ पे क्या बचेगा प्लस का 7, अंदर क्या आया n माइनस 10 बराबर 0। n माइनस 10 कॉमन, बचा क्या n प्लस 7 किसके बराबर 0। कर दो इसको, मामला सेट कर दो इसका। n बराबर 2 वैल्यू आएगी, एक क्या 10 और दूसरी माइनस 7। माइनस 7 तो हो ही नहीं सकती, बचा क्या 10। भुजाओं की संख्या क्या है 10। भुजाओं की संख्या माइनस 7 हो सकती है क्या। कभी त्रिभुज में ऐसा हो सकता है कि भुजाओं की संख्या माइनस 3 हो, नहीं हो सकता ना, माइनस में कैसे हो जाएगा, नहीं हो सकता। तो क्या आएगा, भुजाओं की संख्या 10 आएगी। इतना लंबा नहीं जाना है, ऑप्शन से ही पता लग जाएगा। ऑप्शन से भी नहीं देखना है, तो केवल इसी इक्वेशन में ही आपको अंदाजा हो जाएगा कि भैया हमारी n की वैल्यू क्या होगी। ठीक है ना, चलो आगे देखते हैं। आगे क्या बोल रहा है, किसी बहुभुज जिसकी अंतःवृत्त की त्रिज्या 15 सेंटीमीटर व परिमाप 200 सेंटीमीटर है का क्षेत्रफल ज्ञात करो। आपको क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या है 15, परिमाप क्या है 200। अब उसने ये नहीं कहा कि बहुभुज है कौन सा, षटभुज है, अष्टभुज है, कोई सा भी हो, आपको क्या फर्क पड़ेगा। आपको तो ये पता है कि परिमाप इतना है, क्षेत्रफल हमारे पास है क्या 1/2 गुना P गुना R, यही तो है परिमाप गुना अंतःवृत्त की त्रिज्या। कर दो 1/2 गुना 200 गुना 15 बराबर क्या आ गया 1500 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुभुज का क्षेत्रफल क्या आ गया भैया 1500 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस सही है। अगर वो आपको कहता भैया समषटभुज है, सम अष्टभुज है या सम दसभुज है, आपको कहता कि सम दसभुज है, प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है 8 है, और जो अंतःवृत्त है वो कितना है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या का है। अब बताओ क्षेत्रफल क्या है, तो पहले परिमाप निकालते फिर अंतःवृत्त से गुणा कर देते, कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है ना, चलो आगे देखते हैं क्या है। 20 विकर्ण वाले किसी सम बहुभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो यदि भुजा 8 सेंटीमीटर व अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या है 3 सेंटीमीटर। यहां आपको क्या कहा है उसने, क्षेत्रफल निकालना है। देखो अप्रोच आपकी क्या रहेगी क्वेश्चन के लिए, आपको क्या निकालना है क्षेत्रफल। कैसे निकलेगा 1/2 गुना P गुना R। ठीक है, परिमाप गुना R। R आपके पास है, ये आपके पास है। आपको क्या चाहिए परिमाप, उसके लिए क्या चाहिए n गुना a, n गुना a। a आपके पास है, आपको क्या चाहिए n। a तो दे रखा है ना 8 सेंटीमीटर, आपको चाहिए क्या n। n कहां से निकलेगा, n आपको फाइंड आउट करना है, कहां से विकिरण से।
विकिरणों की संख्या दे रखी है इसने 20, यहां से आपको पहले n मिलेगा, n को आप a से गुना करोगे, परिमाप मिलेगा, और उसके बाद आप क्या निकालोगे, क्षेत्रफल। तो कर दो। विकिरणों की संख्या क्या है, n-3/2 = 20। ठीक है ना, विकिरणों की संख्या की बात कर रहा हूं मैं, n-3 = 40। अब 40 के गुणनखंड क्या होते हैं, 10 गुना 4 भी होते हैं और 8 गुना 5 भी होते हैं। अब 10 गुना 4 तो हमको पता है नहीं होगा, 3 का अंतर नहीं है। 3 का अंतर है किस में, 8 और 5 में। तो n की वैल्यू क्या आ गई, 8। यहाँ 40 सही हो रहा है ना। तो n बराबर क्या आ गया दोस्तों अपना, 8। चाहो तो द्विघात समीकरण बना के कर लो, कोई समस्या नहीं है, नहीं तो सीधा ही करो, क्या समस्या है। n की वैल्यू क्या आ गई, 8। n आ गया 8। यहां से परिमाप मिलेगा। परिमाप क्या है, n × a। n कितना है, 8। a कितना है, 8, यानी कि 64 आ गया। सेंटीमीटर आएगा ये। ठीक, अब आपको चाहिए क्षेत्रफल। क्या, 1/2 गुना परिमाप गुना अंतःवृत्त की त्रिज्या। तो 1/2 गुना परिमाप क्या होगा, 64। अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या है भैया, 3 सेंटीमीटर। कितनी बार जाएगा, 32 बार। क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ओके है, कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। अप्रोच जो है आपकी वो क्या रहनी चाहिए, ये रहनी चाहिए। ठीक है ना। चलो, ये तो हो गई वो बात जो कि सिंपल वाली थी, है ना। ये तो हो गई सिंपल वाली बात। 7 क्वेश्चन हमने कर लिए जो बहुभुज के थे, जहां हमने नहीं देखा कि बहुभुज है कौन सा। अब एक बहुभुज का दोस्तों विशेष जो केस बनता है, स्पेशल जो केस बनता है, वो बनता है षटभुज का केस, है ना। षटभुज के क्वेश्चंस कई बार डायरेक्ट आ जाते हैं, क्योंकि उसके जो सिमेट्रिकल आकृति है उसमें, है ना, उसमें जो डायग्राम बनता है कौन सा बन जाता है, सिमेट्रिकल बन जाता है एकदम। और उस सिमेट्रिकल्स की होने की वजह से उसके जो फार्मूलाज हैं वो बहुत इजी हो जाते हैं याद करने। आपको ये सब के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ता, आपको अंतःवृत्त के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ता, आपको बाह्यवृत्त के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ता। परिमाप नहीं निकालना, आपको सीधा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखो हम बात करते हैं अब आगे समषटभुज की। स्पेशल है ये, इसीलिए इसका अलग से डायग्राम बना के लाए हैं। ठीक है ना, जो भी होगा इसी के अंदर होगा। यहां आपको बिल्कुल एकदम क्लियर कट दिख रहा है कि ये जो आकृति बीच में बनी हुई है ये क्या है, समषटभुज। 1 2 3 4 5 और 6 भुजाएं हैं, समान लंबाई की हैं, तो क्या हो गया, समषटभुज हो गया। ठीक है, हो गई बात। इसके प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, इसके मायने क्या क्या रहते हैं, वो देख लेते हैं। जो अंदर की तरफ वृत्त बन रहा है वो क्या बन रहा है, अंतःवृत्त। जो बाहर की तरफ वृत्त बन रहा है ये क्या है, बाह्य वृत्त। इसको अगर मैं C2 लिखूं, इसको अगर मैं C1 लिखूं, तो C1 आपका क्या है, अंतःवृत्त है दोस्तों। ठीक है, और C2 क्या है, बाह्यवृत्त। C2 क्या है, बाह्यवृत्त। ये क्या है, अंतःवृत्त। ठीक, हो गया, बिल्कुल हो गया। अब अंतःवृत्त की त्रिज्या भी क्या होगी, छोटी आर। बाह्यवृत्त की त्रिज्या क्या होगी, बड़ी आर। इसको आप बड़ा आर लिख दो, बड़ा आर लिख दो, बड़ा आर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, ये आर आई आर यू के चक्कर में मत पड़ो, एक इंटरनल और वो आउटरनल, आउटर थी, है ना। ठीक है, आर आई और बड़ा आर। डायग्राम को देखकर आपको एग्जैक्ट आइडिया हो गया होगा कि इस सेंटर से इस भुजा की कोण का ये जो कोण है, ये जो शीर्ष है,
यहां तक की दूरी आपकी क्या है, बाह्यवर्त की त्रिज्या है, क्योंकि बाह्यवर्त यहां टच कर रहा है, बाह्यवर्त यहां टच कर रहा है, ये भी क्या है, आर है, ये भी क्या है, आर है। ठीक, ये क्या हो गया आपका अंतःवर्त। अंतःवर्त की जो त्रिज्या होगी वो कहाँ टच करेगी, यहाँ टच करेगी। अगर मैं सीधी लाइन यहाँ खींचूं तो ये मेरी क्या हो जाएगी, स्मॉल आर, ये मेरी क्या है, बड़ी आर। ठीक है ना, ये मेरी क्या हो गई, स्मॉल आर हो गई, ये मेरी क्या हो गई, बड़ी आर हो गई। अब ये भुजा ए है, ये a/2 हो जाएगा, आएगा क्या, वही जो हमने पहले निकाला था पंचभुज में। ठीक है, ओके है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पर। ठीक है, चलो अब बात आती है इसकी विशेषताओं की। षटभुज जो है दोस्तों, उसको उसकी जो परिवर्त की त्रिज्याएं हैं वो समान भागों में बांटती है, कितनों में, 6 में, 1 2 3 4 5 6। पहली बात। दूसरी बात क्या कि षटभुज की भुजा की लंबाई और उसके परिवर्त की त्रिज्या क्या होगी, बराबर होगी। क्या होगी, समषटभुज में, देखो नोट कर लो इस बात को, समषटभुज ये है समषटभुज। ठीक है, इसमें क्या है, बाह्यवर्त की त्रिज्या किसके बराबर होगी, भुजा की लंबाई के, r = a। पहली बात ओके है। चलो दूसरी बात, 6 समान भाग में, 6 समान भाग में बांटता है, किसको, इसकी ये जो है ना, ये वाले 6 समान हिस्से होंगे इसके, और वो 6 समान हिस्से कौन से होंगे, समबाहु त्रिभुज के होंगे, समबाहु त्रिभुज के होंगे। इसलिए समषटभुज का क्षेत्रफल निकालना बहुत आसान हो जाता है बाकियों के अलावा। क्यों, क्योंकि इसके एक बहुभुज का, एक त्रिभुज का आप क्या निकाल दो, एरिया निकाल दो, उसको 6 से गुना कर दो। अब त्रिभुज का एरिया निकालना तो बहुत आसान है, त्रिभुज का एरिया निकालना तो बहुत ही आसान है। उसका जब हम 6 गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा, समषटभुज का क्षेत्रफल। पहली बात। दूसरी बात, जब ये समबाहु त्रिभुज बन रहा है तो इस समबाहु त्रिभुज में क्या होगा, सभी कोण बराबर होंगे। त्रिभुज का अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो प्रत्येक कोण कितने का हो जाएगा, 60 डिग्री का। ये कोण 60 का है, ये भी 60 का होगा, ये भी 60 का होगा, ये भी 60 डिग्री का, ये भी 60 डिग्री का, और ये भी 60 डिग्री का। एक बिंदु के चारों ओर बना हुआ कोण 360 डिग्री का ही होता है। जब आप ज्योमेट्री पढ़ेंगे, कौन सी, निर्देशांक ज्योमेट्री पढ़ेंगे, उसमें एक पॉइंट को घुमा देने पर क्या बनता है, 360 डिग्री का ही कोण बनता है। अगर आप यहाँ से चलकर वापस यहीं आ गए तो आपने कितने डिग्री का कोण बनाया, 360 का। तो एक बिंदु के चारों ओर बना हुआ कोण 360 का है, 6 हिस्से बन रहे हैं, प्रत्येक कोण 60 का हो गया, तो कुल कितना हो गया, 60 गुना 6 360। मतलब हमारी जो कंडीशन है वो क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। सही है ये, है ना, क्रॉस चेक करना जरूरी रहता है। और चलो ठीक है, ये भी 60 का 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 है ना। अब बात आई इसकी, ये कितने का हो जाएगा, 120 का। कितने का, 120 का। क्यों, इस त्रिभुज की बात करो आप, इस त्रिभुज में देखो ये कोण कितने का है, 60 का। इस त्रिभुज में देखो ये कोण कितने का, 60 का। तो पूरा कोण कितने का हो गया, 120 डिग्री का। मतलब समषटभुज के अंतः कोण कितने डिग्री के होंगे, 120 डिग्री के होंगे। कितने के होंगे, 120 डिग्री के। कोण कितने हैं, 6, 1 2 3 4 5 और 6।
तो कुल कोण कितने हो गए, कुल कोणों का योग क्या हो गया अंतः कोणों का, 120 गुना 6 720 डिग्री। कितने हो गए, 720 डिग्री। ये कुछ स्पेशल केस हैं अंतः समषटभुज के। इसके जो विशेष चीजें हैं कि इसका क्षेत्रफल वगैरह वो देखते हैं हम कि वो कैसे निकलेगा। अंतःवृत्त की त्रिज्या की अगर मैं बात करूं, देखो ये समषटभुज है ना, उसको सिंपल फॉर्म में लिख दिया हमने, जो सर्कल वगैरह है वो सारे हमने हटा दिए। देखो ये वाली जो लाइन है ये आपकी क्या है, स्मॉल आर, अंतःवृत्त की त्रिज्या। ये भुजा क्या है, बराबर। अब आपको इसकी भी मैं एक्सप्लेनेशन दे देता हूं कि ये a/2 क्यों होगा। ये भुजा बराबर है, ये क्या है, समान है, ये एक कोण समान है, तो त्रिभुज की समरूपता के हिसाब से क्या होगा, ये त्रिभुज आइडेंटिकल होंगे, लेकिन ये सर्वांग सम भी होंगे। क्यों, क्योंकि ये एंगल भी बराबर होगा, ये एंगल भी बराबर होगा, तीनों एंगल बराबर हो गए। ये कोण बराबर है, ये 90-90 डिग्री का है, तो ये भी क्या होगा, समान। क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। सर्वांग सम हो गए तो मतलब ये भुजा भी क्या हो जाएगी, बराबर। भुजाएं बराबर कब होंगी, जब ये ए दो बराबर हिस्सों में बटेगी, यानी कि ये कितनी हो गई, a/2, ये कितनी हो गई, a/2। ठीक है, a/2 a/2। अब आपको निकालना है ये तो a है ही, r इज इक्वल टू a तो है ही, ये तो हम लिख ही चुके हैं कि बाह्य वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, समषटभुज की भुजा की लंबाई के बराबर। r इज इक्वल टू a तो है ही, ये a है, ये a/2 है, ये कितनी आ गई, r स्क्वायर क्या आ जाएगा दोस्तों, कैपिटल R स्क्वायर माइनस a/2 का स्क्वायर। कैपिटल R स्क्वायर कितना है, a स्क्वायर, ये कितना है, a स्क्वायर बाई 4। स्मॉल r यहां से क्या आ जाएगी हमारे पास, 3/4 a स्क्वायर का अंडर रूट। क्या देगा हमको, अंडर रूट 3a/2। अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या आ गई, ये भुजा की माप में आ गई, हमें कहीं भी कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। अंतःवृत्त की और परिवृत्त की त्रिज्याओं के चक्कर में मत ही पड़ो, सारा का सारा काम भुजाओं के मान पे हो जाएगा। ये क्या है, a है, परिमाप क्या हो जाएगा, a प्लस a प्लस a प्लस a प्लस a प्लस a, 1 2 3 4 5 6, 6a। परिमाप क्या हो गया, 6a। बहुभुज के फॉर्म में लिखना चाहो तो n गुना a, यहाँ पर n क्या है, 6। ठीक है, अब बात करते हैं क्षेत्रफल की। किसी भी एक एरिया को ले लो, मान लो इसमें तो ज्यादा हो गया, ये ले लेते हैं, ये त्रिभुज लेते हैं, समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, अंडर रूट 3/4 a स्क्वायर। इसका एरिया क्या है, अंडर रूट 3/4 a स्क्वायर। इसको 6 से गुणा कर दो, अंडर रूट 3/4 a स्क्वायर को 6 से गुणा कर दो, आंसर हमारा क्या आ गया, ये 3√3/2 a स्क्वायर, 3√3/2 a स्क्वायर। क्षेत्रफल क्या आ गया, सीधा। सरल फार्मूले हैं, इसलिए इस वजह से इनकी कैलकुलेशन आसान है, इसी वजह से ये विशेष केस बन जाता है बहुभुज का। जो स्पेशल केस बनता है बहुभुज का इसीलिए बनता है, एक तो इसकी जो सिमेट्री है उसकी वजह से, एक जो इसके फार्मूलाज है उनकी वजह से, है ना। ठीक है, ये जरूरी क्वेश्चन एक टॉपिक था आपको बताने के लिए। अब इसके 2 या 3 क्वेश्चन देखते हैं हम, जो समषटभुज पर आधारित हैं, और चेक करते हैं कि उनके फार्मूलाज और वो सब क्या है। बिल्कुल बेसिक सी चीज मैं आपको बता दूं, अगर वो एंगल का पूछेगा अंतःकोण तो आप निकाल दोगे, कैसे, अभी हम बताते हैं। कितना है, 120, कुल 120 गुणा 6 720। बाह्य कोण कितने हैं, 360 डिग्री। कुल भुजाएं कितनी है, 6। एक कोण कितना आ जाएगा बाह्य, 360/6, 60 डिग्री का, कोई समस्या नहीं है। विकिरणों की संख्या पूछेगा तो 6 गुना 6 - 3/2, 3 गुना 3 यानी कि 9। विकिरण 9 आ गए, सारी चीजें आ गई, बचा क्या, क्षेत्रफल।
सीधा सीधा जो भुजा की लंबाई है वो उससे हम निकाल देंगे क्षेत्रफल। आपको और कुछ नहीं चाहिएगा इसमें, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन लेते हैं हम, जो कि हमारे बहुभुज का 8वां क्वेश्चन है, समषटभुज का पहला क्वेश्चन है। किसी समषटभुज का क्षेत्रफल 216 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप ज्ञात करो। मतलब हमें क्या करना है, पहले भुजा की लंबाई। क्षेत्रफल क्या होता है समषटभुज का, 3 अंडर रूट 3 बटे 2 ए स्क्वायर इज इक्वल टू 216। यही होता है ना, या कुछ और होता है? यही होता है। अंडर रूट 3 से ये अंडर रूट 3 कैंसिल हो गया, बचा क्या, ए स्क्वायर। किसके बराबर, 216 गुना 2 बटे 3। कैलकुलेशन कर सकते हो तो कर लो, नहीं कर सकते तो आपको पता है 36 गुना 6 216 होता है, 6 का क्यूब होता है 216 बटे 3। ये क्या दे देगा, 2। यहाँ क्या है, ए स्क्वायर, यहाँ क्या आ जाएगा, ए। क्या वैल्यू आ जाएगी, 36 का अंडर रूट 6, 2 गुना 2 का अंडर रूट 2। ए की वैल्यू क्या आ गई, 12 सेंटीमीटर। ए की वैल्यू क्या आ गई, 12। भुजा की लंबाई कितनी आ गई, 12 सेंटीमीटर। हमें क्या चाहिए दोस्तों, यहाँ पर परिमाप। क्या चाहिए, परिमाप क्या है, 6a, 6 गुना 12 यानी कि 72 सेंटीमीटर। बस खत्म, इजी है, कोई इशू नहीं है इसमें। चलें आगे, है ना। चलो फार्मूला याद रखना भैया, यही आएगा, बार 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 आता ही रहेगा ये। चलो, एक वर्ग का क्षेत्रफल 2304 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उस समषटभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसका परिमाप वर्ग के परिमाप के समान है। हमें क्या निकालना है, समषटभुज का क्षेत्रफल। अब समषटभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 3 अंडर रूट 3 बटे 2 ए स्क्वायर। ये निकालने के लिए क्या चाहिएगा, ए चाहिएगा। ए कहाँ से मिलेगा, ये कह रहा है कि इसका परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है। मतलब पहले क्या निकालेंगे, परिमाप। इसका परिमाप कहाँ से निकलेगा, वर्ग के परिमाप से निकलेगा, ठीक है। वर्ग का परिमाप कैसे निकलेगा, वर्ग की भुजा से निकलेगा, ठीक है। और वर्ग की भुजा कहाँ से निकलेगी, वर्ग के क्षेत्रफल से, वर्ग के क्षेत्रफल से। मतलब हमारे स्टेप क्या आ गए यहाँ तक आने के, पहले क्षेत्रफल हमारे पास दिया हुआ है वर्ग का, हम क्या करेंगे, भुजा निकालेंगे वर्ग की। फिर वर्ग की भुजा से क्या निकालेंगे, वर्ग का परिमाप। और जो वर्ग का परिमाप निकला है वही किसका परिमाप है, बहुभुज का। उस बहुभुज के परिमाप से हम क्या कर देंगे, ए निकालेंगे। उस ए से हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। समझ गए तरीका क्या है, प्रोसेस क्या रहेगी। बस जब समझ गए तो फिर कर दो, क्या समस्या है। समझने के बाद तो कोई इशू ही नहीं है करने का। कैसे करेंगे, देखो, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, ए स्क्वायर। इसको A1 ले लो चलो वर्ग के लिए, है ना। कितनी है, 2304 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब किसी का परफेक्ट स्क्वायर है क्या 2304, अंदाजा लगाओ। 5 का 25 होता है तो 50 का 2500 हो गया, मतलब 50 से तो कम का होगा। लास्ट में क्या है, 4 है, तो 4 लास्ट में कहाँ से आएगा, या तो 2 गुना 2 से आएगा या 8 गुना 8 से आएगा, और तो किसी से नहीं आएगा। और आगे क्या है, 23, मतलब 5 से तो कम ही आएगा, 4 आएगा, 4 चौक 16। अब 16 42 करोगे, या तो 42 करो या 48 करो। 2500 किसके अराउंड हो, 50 का 2500 होता है, नज़दीक है, 2300 ही है, मतलब 50 के नज़दीक। क्या हो गया, 48। सीधी बात। ऐसा नहीं करना है, मत करो। कैसे करो,
अगर किसी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है ना, तो उसके लिए है, मान लो आपको 2304 का परफेक्ट स्क्वायर निकालना है, 2304 नहीं, चलो मान लो आपको निकालना है 2300 का। आपको क्या करना है, 2300 का परफेक्ट स्क्वायर निकालना है। तो इसके सबसे पास में परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है, 2500, उसमें से घटा दो क्या, जो बच गया वो, बस। अब क्या करो, यहाँ तो लिख दो 50 और यहाँ क्या लिख दो 200/100। 200/100 क्या आ जाएगा, 50 - 2 यानी कि 48। किसका परफेक्ट स्क्वायर हो गया दोस्तों, ये 48 का हो गया। ए बराबर क्या आ गया, 48। ठीक है ना, तरीका बता दिया है परफेक्ट स्क्वायर निकालने का। ओके है, चलो ए की वैल्यू आ गई 48। अब क्या निकालना है हमें, परिमाप। वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा, 4a1 यानी कि 4 × 48 कितना आ जाएगा, 192 सेंटीमीटर। 192 सेंटीमीटर। हमारे पास क्या है, समषटभुज है, तो समषटभुज का परिमाप देख लो, वैसे ही कर रहे हैं जैसा यहां पर हमने बताया है पहले आपको। समषटभुज का परिमाप क्या आ गया भैया, 192। कितना होता है, 6a होता है, कितना 192। a कितना आ जाएगा यहाँ से, 192/6, तो 18 दूनी 12, 32 सेंटीमीटर। ए आ गया 32 सेंटीमीटर। अब जब ए 32 सेंटीमीटर आ गया तो क्षेत्रफल भी यहाँ से आ ही जाएगा, 3√3/2 × 32 का स्क्वायर। 32 का स्क्वायर कितना होता है, 1024 होता है। बहुत बार कर चुके हैं हम ये नंबर सिस्टम, जितनी बार किया है, जितनी बार भिन्न किया है, जितनी बार हमने घातांक करनी किया है, जितनी बार हमने सिंप्लीफिकेशन किया है, हर बार 3√3/2 × 1024। इससे ये काट दो, 512 बार गया, 512 का कर दो 3 से गुना, 12 × 36, 5 × 15, 1536√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया क्या आ गया, 1536√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ओके है ना, सही है। चले आगे, देखो और आगे क्या बचता है। इसके बाद आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। एक समषटभुज का क्षेत्रफल 150√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि इसे वृत्त के अंदर बनाया जाए तो उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो जो समषटभुज द्वारा ना घेरा गया हो। एक समषटभुज है, ठीक है, इसको हमने क्या कर दिया, किसी वृत्त के अंदर रख दिया, यानी कि इसके परिवर्त हमने एक बना दिया। अब जब परिवर्त बना दिया, अब हमको पूछ रहा है कि उस भाग का क्षेत्रफल निकालो वृत्त के जहां पर समषटभुज नहीं है। तो वो कौन सा भाग है दोस्तों, ये वाला। अलग इंक से बनाता है, चलो ज्यादा अच्छे से दिखेगा आपको। कौन सा भाग है, ये वाला, ये वाला और ये वाला। इस भाग का आपको क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। कैसे निकालोगे भाई इस भाग का क्षेत्रफल, बताओ, सोचो, दिमाग लगाओ। बहुत बार हम कर चुके हैं ये काम, त्रिभुज में भी किया था, है ना, वृत्त में भी किया था, हर जगह किया है हमने ये काम। हमको इस भाग का क्षेत्रफल निकालना है। कैसे निकालेंगे, क्या करें, वृत्त का क्षेत्रफल निकाल दो, उसमें समषटभुज का क्षेत्रफल निकाल दो, वृत्त वाले क्षेत्रफल में से समषटभुज के क्षेत्रफल को घटा दो, जो बचेगा वो क्या बचेगा, यही एरिया तो बचेगा, और क्या बचेगा। हमें क्या करना है, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस समषटभुज का क्षेत्रफल, यही तो काम करना है, बस इतना ही काम करना है।
इतना ही काम करना है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। इसका क्या होता है, 3√3/2a²। यही तो है काम, और क्या काम है, यही काम है, यही काम है, और तो कोई काम नहीं। चलो सही है। लेकिन अब जो बात आएगी यहाँ वो ये आएगी कि आपको चाहिए आर। आर कौन सा है, बाह्य वृत्त। बाह्य वृत्त का आर कौन सा है, ये वाला। परिवृत्त की आर, परिवृत्त की आर किसके बराबर होगी, भुजा की लंबाई। यहाँ आर क्या है, ये इसको कैपिटल आर लिख लो, चलो कंफ्यूजन नहीं हो जाएगा आपको। परिवृत्त की त्रिज्या बराबर समषटभुज की भुजा। भुजा की लंबाई के बराबर ही तो होगा परिवृत्त की त्रिज्या का। तो यहां से हम निकाल देंगे क्या, 3√3/2a² किसके बराबर है, 150√3 के। √3 से √3 कट गया, ये 3 से ये कट गया, कितनी बार, 50 बार। a² कितना आ गया भैया, 100। तो a कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर। a कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर। यही क्या है, आपकी r है, परिवृत्त की त्रिज्या है। यही क्या है, आपकी परिवृत्त की त्रिज्या है। अब हमें क्या करना है, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। निकाल दो, क्या आएगा, देखो वृत्त के क्षेत्रफल की अगर मैं बात करूं, अगर मैं वृत्त का क्षेत्रफल निकाल रहा हूं तो मैं निकालूंगा पाई आर स्क्वायर, यानी कि 22/7 गुना आर स्क्वायर, 10 की स्क्वायर। अब ये कंफ्यूजन हो रहा है तो इसको क्या करो, 3.14 ले लो, गुना 100 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 3.14 गुना 100 बराबर 314 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, इजी है। अब हमें क्या करना है, वृत्त के क्षेत्रफल में से समषटभुज का क्षेत्रफल घटाना है। क्षेत्रफल हमें दिया ही गया है समषटभुज का, तो घटा दो। रिक्वायर्ड एरिया जो आएगा आपका, रिक्वायर्ड एरिया है ना, पूछा गया भाग का क्षेत्रफल क्या आएगा, 314, जो कि किसका है, वृत्त का क्षेत्रफल, माइनस 150√3, 150√3। अब 150 भी आपको अगर 150 नहीं लग रहा तो फिर आपको देखना पड़ेगा भैया। 150√3। अब √3 की वैल्यू होती है दोस्तों लगभग √3 होता है वो लगभग होता है 1.732, इतना सा होता है, लगभग इतना होता है ना। तो कर 314 माइनस 150 गुना 1.732, 314 माइनस दोस्तों ये लगभग 260 आएगा। ये 259 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन अपन 260 लेके चल रहे हैं, लगभग में चल रहे हैं। इसको भी जब लगभग लिया है तो इसको भी इतना ही ले लेते हैं। क्या जाएगा, 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस एरिया का क्षेत्रफल कितना आ गया, इसका क्षेत्रफल कितना आ गया दोस्तों, 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। 314 में से 260 घटा दो, 54 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, कोई मुश्किल यहां तक नहीं समझ में आ रहा। एक बार रिपीट कर देते हैं, देखो एक बार रिवाइज कर लेते हैं पूरे को कैसे करेंगे। क्या हमारी अप्रोच रहनी चाहिए, जो क्या रहेगा, देखो जो परिवृत्त की त्रिज्या है, परिवृत्त की त्रिज्या जो है वो किसके बराबर है, किसके बराबर है दोस्तों, समषटभुज की भुजा की लंबाई की भुजा के बराबर है ना। इसका एरिया हमको पता है 3√3/2a² किसके बराबर होता है, 150√3 के बराबर है।
किसके बराबर है 150 अंडर रूट 3 के। यहां से हमको मिल जाएगा ए स्क्वायर कितना 150 गुणा 2/3, ए कितना आ गया 10। तो ये जो आर आया है ये किसके बराबर आ गया 10 सेंटीमीटर। ये कितना है तो ए 10 है तो आर भी कितना है 10 सेंटीमीटर। हम क्या करेंगे परिवर्त का क्षेत्रफल, परिवर्त का क्षेत्रफल निकाल दो। कैसे निकालोगे परिवर्त का, पाई आर स्क्वायर से, पाई की जगह 3.14 लिख दिया, आर की जगह 10 लिख दिया, इसका स्क्वायर कर दिया, कितना आ गया 314 सेंटीमीटर स्क्वायर। समषटभुज का क्षेत्रफल हमें ये दिया गया है, हमें निकालना है रिक्वायर्ड एरिया। रिक्वायर्ड एरिया है कौन सा, ये वाला एरिया। जहां पर समषटभुज नहीं है वो एरिया वृत्त का, जहां पर समषटभुज नहीं है। बाकी एरिया तो समषटभुज ने घेर लिया, कौन सा नहीं घेरा, ये नहीं घेरा, यहां पर वृत्त ही दिख रहा है, यहां पर समषटभुज नहीं है। इस एरिया का क्षेत्रफल निकालना है। क्या करेंगे वृत्त का एरिया है ना, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस समषटभुज का क्षेत्रफल कर देंगे। कर दो, बस इतनी सी बात है। गाना नहीं, गाना मत गाने लग जाना कि इतनी सी बात है, वो वाली बात नहीं है, क्वेश्चन की बात है इतनी सी। वृत्त का क्षेत्रफल क्या है 314, इसका क्या है 150 अंडर रूट 3। अब मुझे पता है कि भैया अंडर रूट 3 कितना है 1.732, कर दो 314 माइनस, इसको जब आप सॉल्व करोगे ना तो ये लगभग 260 आएगा, 259.8 के समथिंग आएगा ये, है ना। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, चलो आप इसे 260 ही लेके चलो, है ना। क्या जाएगा भैया 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना एरिया आ गया 54 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया आ गया। ठीक है, सही है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत यहां पर नहीं है। हो गया ना क्वेश्चन, बस मैक्सिमम यही है आपके लिए, इससे ज्यादा वो आपसे कुछ डिमांड नहीं कर सकता। ठीक है, चले आज का और इस पार्ट का अंतिम क्वेश्चन जो है वो ये है। ये क्या बोल रहा है, दिए गए चित्र में त्रिभुज व समषटभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। समषटभुज कहा है इसने, यानी कि ये कितना है ए है, ये कितना है ए है, ये कितना है ए है, ये ए है, ये ए है, और ये भी क्या है ए है। ये सेंटर है, ये क्या है आर है, ये क्या है आर है। ठीक है ना, ओके है, समझ गए, समझ गए या नहीं समझे। ध्यान से देख लो इस चीज को, ध्यान से देख लो इस चीज को, अलग ही मामला चलेगा, बिल्कुल सरल है। ठीक है, आर क्यों लिखा है मैंने इसको, ये मैंने इसको आर क्यों लिखा है, अगर मैं इसके बाहर कहीं वृत्त बनाऊंगा, अगर मैं इसके बाहर कहीं वृत्त बनाऊंगा, अगर मैं इसके बाहर कहीं वृत्त बनाऊंगा तो क्या ये परिवृत्त हो जाएगा, क्या परिवृत्त हो जाएगा ना। तो ये क्या हो जाएगी, मेरी परिवृत्त की त्रिज्या आर हो जाएगी। हो गई यार। अब मुझे पता है, और मुझे ही नहीं आपको भी पता है कि समषटभुज में परिवृत्त की त्रिज्या आर किसके बराबर होती है, भुजा के बराबर। किसके बराबर है, ई के बराबर है। किसके बराबर है, ए के बराबर है। जैसा इसमें हुआ है वैसा ही इसमें होगा। ये भी क्या है आर बराबर ए है, और वैसा ही क्या होगा इसमें होगा आर बराबर ए। चलो अब सबको छोड़ देते हैं, एक पार्ट को लेते हैं। किसको, इस पार्ट को ले लो, नीचे वाले को, ये हिस्सा और ये हिस्सा। इस हिस्से को अगर आप देखोगे अच्छे से तो आपको यहां दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा दोस्तों, ये भुजा कितनी है ए,
ये भुजा कितनी है ए, ये कितनी है ए, ये भुजा कितनी है ए, और ये भी कितनी है ए, और ये तो इनकी कॉमन भुजा है ही, है ना। तो त्रिभुज ए, नहीं ये तो मतलब क्या लोगे आप, COE, है ना, COE व त्रिभुज CDE में, COE CDE, इन दो त्रिभुजों में हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि जो CD है वो किसके बराबर है, CO के बराबर, यानी कि A है, ठीक है। जो DE है, जो DE है वो किसके बराबर है दोस्तों, OE के बराबर है, A है। और जो CE है वो तो CE है ही, कितनी, A, नहीं ये A नहीं है दोस्तों, है ना, जो CE है वो तो CE है ही। इन दो त्रिभुजों में तीनों भुजाएं क्या है, समान है, तीनों भुजाओं की लंबाई क्या है, समान है, इसलिए क्या है दोस्तों, ये त्रिभुज सर्वांग सम है, सभी तरीके से समान है। इसलिए एरिया जो होगा COE का वो बराबर हो जाएगा किसके, CDE के। मतलब इन दोनों त्रिभुजों का एरिया क्या होगा, समान, इन दोनों त्रिभुजों का क्या होगा, समान, इन दोनों त्रिभुजों का क्या होगा, समान, है ना। हमने मान लिया कितना है, वो A है, कितना है, A है। चलो त्रिभुज ACE का क्षेत्रफल, ACE का क्षेत्रफल मतलब इस पूरे पार्ट का क्षेत्रफल, ये कितना है, A है, ये कितना है, A है, ये कितना है, A है, ये भी A है, ये भी A है, और ये भी A है। इस त्रिभुज के अंदर कुल कितना क्षेत्रफल है, A गुणा A प्लस A प्लस A बराबर 3A, 3A है ना, समझ में आ रहा है ना कैसे है। समषटभुज में समषटभुज का क्षेत्रफल क्या है, 1 2 3 4 5 6, इसके अंदर जितना एरिया है सारा समषटभुज का है, कितना आ जाएगा, 6A। आपको पूछा है त्रिभुज और समषटभुज के क्षेत्रफल का अनुपात, इसको अगर आप लिखोगे A1 और इसको लिखोगे A2, तो A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा दोस्तों, 3A बटा 6A, यानी कि 1/2। कितना अनुपात आ गया, 1:2 आ गया। डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है क्या, कि किसी समषटभुज के अंदर बने हुए त्रिभुज, समषटभुज के किन्हीं 3 शीर्षों को जोड़कर अंदर बने हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात समषटभुज के क्षेत्रफल के अनुपात के साथ क्या होगा, 1/2 होगा, 1/2 होगा, 1/2 होगा, ध्यान रखना, ठीक है। हो गया, बहुत जरूरी क्वेश्चन है, बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है। बहुभुज को आज हम यहाँ पर समाप्त करेंगे। बहुभुज में हमने क्या क्या देखा है दोस्तों, एक तो उसके अंतः कोण कैसे निकाले जाते हैं, बाह्य कोण कैसे निकाले जाते हैं, उनका कुल योग क्या होता है, विकिरणों की संख्या क्या होती है, परिमाप क्या रहता है, और उसके साथ साथ क्षेत्रफल कैसे निकाला जाएगा। समबहुभुज की बातें की हैं हमने, कंफ्यूज मत हो जाना बहुभुज और समबहुभुज में, ठीक है। चलो, अपने सिलेबस के हिसाब से हम बहुत कर चुके हैं। पहले भी बोल चुका हूं कि विकिरणों की संख्या और आंतरिक कोण, ये 2 हॉट पॉइंट होते हैं बहुभुज के, और एग्जामिनर को बहुत अच्छे लगते हैं, ठीक है ना, इन पे देना ध्यान। समषटभुज हमने किया है, ये पूरा इंपॉर्टेंट है, इसका एक एक पॉइंट आपको ध्यान से समझना है और याद रखना है ना। तो आज की क्लास हम यहाँ समाप्त करेंगे, बहुभुज को हम समाप्त करते हैं दोस्तों। अगली क्लास में मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।